हमारा टॉपिक चल रहा है मुगलकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। लास्ट लेक्चर में हम हैं वो मुगलकालीन इतिहास के स्रोत से संबंधित 10 किताबों पर और उनके लेखकों और उनके जानकारी का वर्णन कर चुके। आज हम करेंगे 11वीं पुस्तक। अगला करेंगे 11वीं पुस्तक है तुज़ुक-ए जहांगीरी, जहांगीरनामा। इस ग्रंथ को जहांगीर के संस्मरण, वाक़ियात जहांगीरी, तारीख़ सलीम शाही, इक़बालनामा आदि विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। वस्तुतः जहांगीर की आत्मकथा की अनेक प्रतिलिपियाँ विभिन्न नामों से भिन्न भिन्न स्थानों पर मिलती हैं। ब्रजरत्न दास के मतानुसार समग्र रूप से इन सब का नाम जहांगीरनामा होना चाहिए। इसकी रचना स्वयं जहांगीर ने की अथवा उसके निर्देश अनुसार अन्य व्यक्ति ने इसे लिपिबद्ध किया, यह कहना कठिन है। इतना निश्चित है कि इसका बहुत सा भाग जहांगीर ने लिखा है। इसके बाद यह काम मोतमीद खां को सौंप दिया गया था। विद्वानों के अनुसार जहांगीर के शासनकाल के प्रारंभिक 12 वर्षों के संस्मरण उसने स्वयं लिखे। 18वें वर्ष तक का हाल मोतमीद खां की सहायता से लिखा गया। बाद का हाल मोतमीद खां ने अन्य साधनों के आधार पर लिखा। इस ग्रंथ में जहांगीर के अभियानों का विस्तृत विवरण दिया गया है। सभी अभियानों के लिए की गई तैयारियां, इसके मुख्य सेनापति, उन अन्य उच्च अधिकारियों की नियुक्तियां, सेनाओं का पलायन, अभियानों की घटनाएं, कठिनाइयां, शत्रु पक्ष की गतिविधियों का उल्लेख किया गया है। जहांगीर के शासनकाल में उठने वाले विद्रोहों तथा उसके दमन का विवरण भी दिया गया। इस ग्रंथ में दरबार में मनाए जाने वाले उत्सवों, भारत के प्राकृतिक सौंदर्य, पेड़ पौधे, फलों, सब्जियों, पशु पक्षियों, आखेट, नगरों एवं दुर्गों, हिंदुस्तान की अनेक प्रजातियों की खान पान, रहन सहन, आदतों आदि का भी रोचक वर्णन है। जहांगीर ने अपने संस्मरणों में खुसरो, परवेज शहरयार आदि विवादों का भी उल्लेख किया है, परंतु नूरजहाँ के साथ अपने विवाह परिस्थितियों का उल्लेख नहीं किया। नूरजहाँ की बुद्धिमत्ता की काफ़ी प्रशंसा की। डॉक्टर बनारसी प्रसाद सक्सेना के मतानुसार ये ग्रंथ साहित्य और इतिहास दोनों ही दृष्टियों से मूल्यवान संपदा। इसे अकबरनामा से भी अधिक आकर्षक मानते हैं, परंतु अन्य विद्वानों के अनुसार जहांगीर ने अनेक स्थलों पर स्वयं को बाबर तथा अकबर से श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास किया। ऐसे स्थानों पर वह कभी कभी उपहास का पात्र बन जाता है। यह ठीक है कि जहांगीर ने कई स्थानों पर अपने दोषों जैसे कि मदरापान तथा उसके द्वारा किए गए अत्याचार को स्वीकारा है, लेकिन फिर भी उसने बहुत से निजी दोषों पर प्रकाश नहीं डाला। इन दोषों के उपरांत भी यह ग्रंथ जहांगीर के काल की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण एवं विश्वसनीय ऐतिहासिक साधन है। 12वां मासीरे जहांगीरी इस ग्रंथ का लेखक है कामगार खां। इसमें तुज़ुक-ए जहांगीरी से काफ़ी सामग्री ली गई है। डॉक्टर बनारसी प्रसाद सक्सेना लिखते हैं कि यद्यपि ये ग्रंथ गंभीर दोषों का शिकार है, तथापि यह एक ऐसे अंतराल के बारे में हमारी जानकारी को पूरा करता है जो अन्यथा अतिरिक्त ही रह जाता, अर्थात शाहजहाँ का विद्रोह तथा उसके राज्याभिषेक के तुरंत पूर्व का घटनाक्रम। 13वां आता है बादशाहनामा, जिसे बादशाहनामा के से भी जाना जाता है। मुगल बादशाह शाहजहाँ के शासनकाल का इतिहास बादशाहनामा में है। बादशाहनामा की रचना 3 लेखकों ने की है और प्रत्येक ने अलग अलग वर्षों का विवरण दिया है। मोहम्मद अमीन गजनवी, जिसने शाहजहाँ के जन्म से लेकर उसके शासनकाल के 10वें वर्ष तक का इतिहास लिखा। गजनवी शाहजहाँ का प्रथम राज्य के इतिहासकार था। शाहजहाँ ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में अपने राज्य का इतिहास लिखने का आदेश दिया। जब गजनवी शासन के 10वें वर्षों का इतिहास लिख चुका था तो उसे अचानक अपने पद से हटा दिया गया। गजनवी की भाषा शैली सरल, आकर्षक, परंतु उसकी निष्पक्षता में संदेह, क्योंकि वह अपने आश्रयदाता शाहजहाँ के प्रति पक्षपातपूर्ण है। शाहजहाँ के शासनकाल के प्रारंभिक 10 वर्षों की जानकारी के लिए यह ग्रंथ महत्वपूर्ण है। दूसरा लाहौरी, अब्दुल हमीद लाहौरी कृत बादशाहनामा, जिसमें गजनवी के पश्चात लाहौरी को राजकीय इतिहासकार नियुक्त किया गया। उसे बादशाहनामा लिखने का आदेश दिया। उसने शाहजहाँ के शासनकाल की 20वें वर्ष तक का इतिहास लिखा। संभवतः 1648 ईस्वी तक का कार्य करता।
रहा। बाद में वृद्धावस्था के कारण उसे अपना काम बंद करना पड़ा। लाहौरी का ग्रंथ बहुत बड़ा है। प्रारंभ में तैमूर से लेकर शाहजहाँ के पूर्वजों का संक्षिप्त वर्णन, तत्पश्चात शाहजहाँ के शासनकाल का वर्णन है। राजनीतिक घटनाओं के अलावा शाहजहाँ के मनसबदारों, उसके समय के प्रसिद्ध शेखों, विद्वानों, हकीमों और कवियों की नामावली भी दी गई है। शुरू में अब्दुल फजल की शैली की नकल देखने को मिलती है, परंतु बाद में गजनवी की नकल देखने को मिलती है। शाहजहाँ के राज्य के लिए इसे एक प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। तीसरा लेखक है मोहम्मद वारिस। इसके वारिसकृत बादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी के अधूरे काम को उसके शिष्य मोहम्मद वारिस ने पूरा किया। उसने शाहजहाँ के शासनकाल के अंतिम दौर का इतिहास लिखा। इतिहास इसके शासनकाल के 21वें वर्ष से शुरू होता है, 30वें वर्ष तक जारी। इस ग्रंथ को शाहजहाँनामा से भी कहते हैं। वैसे ही अन्य ग्रंथ लेखक मोहम्मद ताहिर इनायत खां की कृति भी शाहजहाँनामा के नाम से विख्यात है। इसमें 1657 से 58 ईस्वी तक का इतिहास दिया गया है। 14वां आलमगीरनामा। इस ग्रंथ का लेखक मोहम्मद काजिम बादशाहनामा के लेखक गजनवी का पुत्र था। इस ग्रंथ की रचना 1688 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्तुतिपूर्ण शैली औरंगजेब को बहुत पसंद आ गई। उसे सम्राट से संबंधित असाधारण घटनाओं तथा विजय अभियानों को एक ग्रंथ के रूप में लिपिबद्ध करने का आदेश दिया। ग्रंथ की रचना के लिए सम्राट ने लेखक को सभी प्रकार के साधन उपलब्ध कराए। मोहम्मद काजिम ने अपने इस ग्रंथ में औरंगजेब के शासन के प्रथम 10 वर्षों का इतिहास लिखा है। उसने अपने आश्रयदाता की जी भर की प्रशंसा की, उसके भाग्यहीन भाइयों की कटु निंदा, उनके लिए निम्न एवं अपशब्दों का प्रयोग किया गया, जैसे कि दाराशिकों के लिए वैशिकोह अप्रतिष्ठित और सूजा के लिए नाथूजा कायर। फिर भी जब ये ग्रंथ औरंगजेब को भेंट किया गया तो उसे पसंद नहीं आया और उसने आगे का वृत्तांत न लिखने का आदेश दिया। ऐतिहासिक दृष्टि से ये प्रामाणिक ग्रंथ नहीं माना जाता, ये एक पक्षीय रचना है। 15वां मासिर आलमगीरी। इस ग्रंथ का लेखक मोहम्मद शाफी मुस्तैक खां हैं। वह मुगल साम्राज्य के वजीर इनायतुल्लाह खां का मुंशी था। इस ग्रंथ में औरंगजेब के शासन का इतिहास है और ग्रंथ की रचना किसी के आदेश से नहीं अपितु स्वयं की इच्छा के कारण की थी। 1790 ईस्वी में ग्रंथ की रचना पूरी हो गई। इस ग्रंथ के 2 भाग हैं और साथ में एक परिशिष्ट भी है। पहला भाग काजिम के आलमगीरनामा का संक्षिप्तीकरण मात्र है। दूसरे भाग में औरंगजेब के शासन के अंतिम 40 वर्षों तक तथा उसकी मृत्यु का हाल दिया गया। परिशिष्ट में सम्राट से संबंधित कहानियाँ तथा शाही परिवार का पूरा वृत्तांत दिया गया है। मासिर आलमगीरी के ऐतिहासिक मूल्यांकन के संबंध में विद्वान एक मत नहीं है। किसी के अनुसार ये घटना एवं तथ्यों का खजाना है, तो किसी के अनुसार लेखक अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं को छोड़ दिया है। उसने कुछ विषयों पर ध्यान दिया है और कुछ को छोड़ दिया। इसके अलावा उसने अपने ग्रंथों में अनेक ऐसी तुच्छ घटनाओं का उल्लेख किया है जिनको इतिहास में कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए। फिर भी औरंगजेब के दक्षिण प्रवास के समय की घटनाओं के लिए इस ग्रंथ की उपेक्षा नहीं की जा सकती। 16वां मुंतखाब उल लुबाब, जिसे कहा जाता है तारीख खाफी खां। इस ग्रंथ का लेखक है मोहम्मद हाशिम का खाफी खां। विशाल ग्रंथ प्रारंभ हुआ था इसका 1519 ईस्वी में बाबर के आक्रमण से होता है और समाप्ति सम्राट मोहम्मद शाह के शासन के 14वें वर्ष साल के इतिहास के साथ होती है। लेकिन इस ग्रंथ की उपादेयता 1605 ईस्वी से 1773 ईस्वी की घटनाओं, विशेषकर औरंगजेब के शासनकाल के आरंभ से लेकर 1733 ईस्वी तक के लिए अधिक है कि किस काल के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ। लेखक ने मुगल सम्राटों के अंतर्गत विभिन्न पदों पर कार्य किया था और अनेक अमीरों के साथ उसके अच्छे संबंध थे। उसकी सामग्री का क्षेत्र बहुत विशाल था। विभिन्न सूत्रों से प्राप्त विवरणों की अच्छी प्रकार से जांच पड़ताल करने के बाद उसे जो सत्य लगा वही उसने लिखा था। उसके ग्रंथ में सैनिक अभियानों और शाही उपलब्धियों का विस्तृत विवरण। वह स्वयं एक दक्ष राजस्व अधिकारी था और उसने अपने समय की राजस्व व्यवस्था में पर्याप्त भ्रष्टाचार व्यापक प्रकाश डाला। उसने मसबदारी व्यवस्था के पुनर्निर्माण के संबंध में किए गए प्रयासों का भी विवरण दिया। खाफी खां ने मुगल दरबार की दलबंदी, सैयदों और निजामुल मुल्क की प्रतिद्वंदता आदि का भी उल्लेख किया, परंतु उसने औरंगजेब की धार्मिक नीति का समर्थन किया है और शिवाजी तथा मराठों की निंदा की। अपने हिसाब से उसने मुगल साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया का भी उल्लेख किया। उसने ग्रंथ से तत्कालीन साहित्य एवं संस्कृति
साथ ही आर्थिक गतिविधियों की पर्याप्त जानकारी मिलती है। भारत में व्यापार के लिए बसने वाले यूरोपियन लोगों की कारगुजारियों का भी विस्तृत विवरण मिलता है। संक्षेप में कहे तो इस ग्रंथ का इतिहास में बड़ा सम्मान एवं महत्व है। औरंगजेब ने अपने समय का इतिहास लिखने पर पाबंदी लगा दी थी, परंतु खाकीकार ने गुप्त रूप से इस ग्रंथ की रचना कर दी। उसके शासनकाल का पूरा इतिहास सुलभ करा दिया है। 70वां ग्रंथ है इबरतनामा। इस ग्रंथ का लेखक है मोहम्मद कासिम। इसमें औरंगजेब की मृत्यु से लेकर कुतुबुल मुल्क सैयद अब्दुल्ला की मृत्यु तक का इतिहास, औरंगजेब की मृत्यु के बाद होने वाले उत्तराधिकार संघर्षों की जानकारी के लिए यह एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इस ग्रंथ से तत्कालीन अस्थिर राजनीतिक स्थिति तथा मुगल अमीरों की दलबंदी के संबंध में पर्याप्त जानकारी मिलती है। नुस्खा दिलकुशा। इसका लेखक भीमसेन है। उसने फारसी भाषा में औरंगजेब के राज्यकाल का इतिहास लिखा है। वह कई मुगल सेना नायकों राजा जसवंत सिंह तथा दलपत राव बुंदेला के अधीन काम कर चुका था। दक्षिण के युद्धों तथा औरंगजेब के बाद लड़े गए उत्तराधिकार युद्ध को उसने अपनी आंखों से देखा था। भीमसेन के ग्रंथ की विशेषता यह है कि उसने औरंगजेब के शासनकाल की घटनाओं की परिस्थितियों एवं उनके वास्तविक कारणों एवं परिणामों का उल्लेख करने का प्रयास किया है। इस दृष्टि से उसके ग्रंथ की उपादेयता बढ़ जाती है। सर यदुनाथ सरकार ने उसकी रचना को अद्वितीय तथा बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला ग्रंथ बतलाया। चूँकि उसने अपना ग्रंथ किसी मुगल बादशाह की कृपा पात्र करने के लिए नहीं लिखा था, अतः उसने घटनाओं को छिपाने अथवा छोड़ देने का लोभ नहीं किया, निष्पक्ष रूप से लिखा। राजनीतिक घटनाओं और युद्धों के अलावा उसने खाद्य वस्तुओं की कीमतें, सड़कों मार्ग की वास्तविक स्थिति, उच्च वर्ग के लोगों का सामाजिक जीवन, आमोद प्रमोद आदि के बारे में भी विस्तार से लिखा है। उसने शिवाजी की गतिविधियां तथा उसकी संगठन प्रतिभा का भी वर्णन किया। कुल मिलाकर ये एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। 19वां ग्रंथ है फतुहात आलमगीरी। इसका लेखक पाटन निवासी ईश्वरदास नागर है। इसमें औरंगजेब के शासनकाल के प्रारंभ से लेकर 34वें वर्ष तक का इतिहास लिपिबद्ध है। इसमें राजपूत संबंधी विवरण अधिक महत्वपूर्ण है। 20वां ग्रंथ है खुलासत उल तवारीख। इस ग्रंथ का लेखक पटियाला निवासी सुरजन राय खत्री। इसमें महाभारत काल के से लेकर औरंगजेब के शासनकाल तक का विवरण। सुरजन राय ने अपने ग्रंथ की रचना के लिए लगभग 27 पूर्ववर्ती ग्रंथों की सहायता ली। यह भारत का सामान्य इतिहास फिर भी मध्यकालीन भारतीय इतिहास की अनेक घटनाओं के बारे में इससे महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। नेक्स्ट आता है ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर। वैसे तो प्राचीन काल से ही विदेशी यात्री भारत में भ्रमण के लिए आते रहे हैं और उन्होंने यात्रा वृत्तांत भी लिखे और ऐतिहासिक जानकारी महत्वपूर्ण उपलब्ध कराई। परंतु शाहजहां के शासनकाल में आने वाले विदेशी यात्रियों में फ्रांस के 2 यात्री थे, बानियर ट्रैवेनियन विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उनका यात्रा वृत्तांत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक रचनाएं हैं। दोनों में भी बानियर का यात्रा वृत्तांत अधिक महत्वपूर्ण है। बानियर का पूरा नाम है फैक्फियस बानियर। उसका जन्म है 1630 ईस्वी में। उसने उच्च शिक्षा प्राप्त की दर्शन शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र तथा अन्य विभिन्न विषयों पर। भारत की यात्रा पर आने के पूर्व वह कई यूरोपियन देशों में फ़लस्तीन, सीरिया और मिस्र का भ्रमण कर चुका था। 1658 ईस्वी में वह भारत आया और लगभग 12 वर्ष तक भारत में रहा। इस अवधि में उसने भारत में अनेक भागों को देखा। 1669 ईस्वी में वह स्वदेश पहुंच गया और एक वर्ष बाद उसने अपनी यात्रा वृत्तांत का एक ग्रंथ लिखकर प्रकाशित किया जो ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर कहलाया। बानियर ने शाहजहां की मृत्युधारा के गुणों, दुखों और यातनाओं का सूझा की दयनीय स्थिति, मुगल शाही हरम, मुगल प्रांतपतियों के अत्याचारों, जहारा का चरित्र चित्रण, मुगलों की सामरिक व्यवस्था, दिल्ली, आगरा, कश्मीर आदि का वर्णन। उसने उस समय के भारत की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति का भी चित्रण किया। इनमें से अधिकांश के बारे में उसने विभिन्न सूत्रों से जानकारी प्राप्त की। उसकी सूचनाओं के सूत्र कितने सही तथा निष्पक्ष थे यह विवाद का विषय है। उसकी कुछ बातें सत्य से काफ़ी दूर हैं, जैसे कि जहारा का चरित्र और शाहजहां के साथ औरंगजेब का विनम्र व्यवहार। 22वां पुस्तक है हिस्टोरिया डी मुगल इंडिया। इस ग्रंथ का लेखक निकोलाओ मनुची है। इसका जन्म इटाली के वेनिस नगर में हुआ 1637 ईस्वी में। 14 वर्ष की अल्पायु में विश्व भ्रमण के लिए निकला। 1650 ईस्वी में सूरत होता हुआ दिल्ली पहुंचा। टर्की फारसी भाषा का ज्ञाता, लंबे समय तक भारत में प्रवास। 1717 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। मनुची ने दारा की तरफ से उत्तराधिकार युद्ध में भाग लिया। जब दारा सिंध की ओर पलायन कर गया तो वह उसके साथ गया। वहां से वह वापस दिल्ली होते हुए कश्मीर चला गया।
बिहार बंगाल का भ्रमण किया। कुछ समय के लिए उसने दिल्ली तथा आगरा में चिकित्सक का काम किया। उसने मिर्जा राजा जयसिंह के अंतर्गत शिवाजी के विरुद्ध किए गए अभियान में भी भाग लिया। वहाँ से वह गोवा होता हुआ लाहौर पहुंचा। इस नगर में उसने 7 वर्ष बिताए। कुछ समय के लिए उसने शाह आलम की सेवा में भी काम किया। उसके कुछ अंतिम वर्ष मद्रास में बीते। 1717 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। मनुच्छी ने अपने ग्रंथ में रचना संवत 1699 से 1705 ईस्वी के मध्य की प्रारंभिक भाग इटालियन भाषा में, कुछ पृष्ठ पुर्तगाली में और शेष फ्रांसीसी भाषा में लिखा है। ये एक विशाल ग्रंथ है। प्रथम 20 अध्यायों में उसकी वेनिस से दिल्ली तक की यात्रा, दूसरे भाग में तैमूर से शाहजहाँ तक का संक्षिप्त इतिहास और तीसरे भाग में मुगल दरबार, उसकी शासन व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था, हिंदू राज्यों की शासन व्यवस्था, हिंदुओं के धार्मिक विश्वासों तथा पर्वों, समारोहों, सड़कों व यात्रियों की सुरक्षा इत्यादि का विस्तृत विवरण। संपूर्ण ग्रंथ में उसने जगह जगह अपने संस्मरण भी दिए हैं। मनुच्छी ने जिन सूत्रों के आधार पर इतिहास लिखा वह ज़्यादा सही नहीं लगते, क्योंकि उसकी तिथियां सही नहीं है। तैमूर से शाहजहाँ तक की वंशावली में भी अनेक त्रुटियां, इसके अलावा क्रमबद्धता की कमी, सुनी सुनाई बातों पर अधिक विश्वास करते हुए शाहजहाँ के व्यक्तिगत चरित्र पर कई लांछन लगाए हैं जो सही नहीं है। औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता तथा उसके दक्षिणी अभियानों, अमीरों एवं उसके संबंधियों के साथ उसके व्यवहार आदि का उल्लेख सत्य के निकट है। इसी प्रकार भारत के विभिन्न नगरों तथा शाही महल की गतिविधियों का वर्णन भी रोचक है। उसने राजस्व संबंधी जो आंकड़े दिए तथा विदेशी व्यापार से होने वाली आय का जो विस्तृत विवरण दिया है वह काफ़ी महत्वपूर्ण। उसने तत्कालीन भारत के सामाजिक जीवन पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला, परंतु इस संबंध में उसका विवरण ज़्यादा सही नहीं है। उदाहरणार्थ उसने लिखा है कि हिंदू लोग अस्वच्छ हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वस्तुतः वह हिंदुओं की प्रथाओं को ठीक से समझ नहीं पाया। इस कमियों के उपरांत भी शाहजहाँ और औरंगजेब के शासनकाल की जानकारियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। 23वां ग्रंथ किरात उल सलातीन जगता। इसका लेखक कंवर खां पहले हिंदू था, बाद में मुसलमान बन गया। 1723 ईस्वी में उसने ग्रंथ को लिखना शुरू किया। चंगेज खां से लेकर 1724 तक की घटनाक्रम का वर्णन। इस ग्रंथ को 2 भाग, प्रथम भाग में चंगेज खां से लेकर जहांगीर के शासनकाल तक की घटनाएं, दूसरे भाग में शासनकाल शाहजहाँ से लेकर 1724 ईस्वी तक की घटनाओं का उल्लेख। यद्यपि इस ग्रंथ में बहुत सी कमियां, फिर भी यह ग्रंथ 18वीं सदी के आरंभिक वर्षों के इतिहास की जानकारी के लिए बहुत उपयोगी। लेखक की निष्पक्षता ने इस ग्रंथ की विश्वसनीयता को और भी बढ़ा दिया है। उपयुक्त रचनाओं के अलावा संस्कृत तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी अनेक ऐतिहासिक रचनाएं उपलब्ध हैं। लिखित साहित्यों के अलावा शिलालेखों, सिक्कों तथा स्मारकों से भी उस युग के इतिहास की जानकारी में बहुत अधिक सहायता मिलती है। हमारा टॉपिक चल रहा है मुगलकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। लास्ट लेक्चर में हम हैं वो मुगलकालीन इतिहास के स्रोत से संबंधित 10 किताबों पर और उनके लेखकों और उनके जानकारी का वर्णन कर चुके। आज हम करेंगे 11वीं पुस्तक। अगला करेंगे 11वीं पुस्तक है तुज़ुक-ए जहांगीरी, जहांगीरनामा। इस ग्रंथ को जहांगीर के संस्मरण, वाक़ियात जहांगीरी, तारीख़ सलीम शाही, इकबालनामा आदि विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। वस्तुतः जहांगीर की आत्मकथा